नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेट पर और क्रिकेट में भी खास तौर से टेस्ट क्रिकेट पर। अभी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच बंगलौर में चल रहा है। आज पांचवा दिन है, पांचवें दिन का खेल अभी शुरू नहीं हुआ है। न्यूजीलैंड को मैच जीतने के लिए 107 रन का टारगेट दिया है भारत ने। परिणाम क्या आएगा वो अपनी जगह है, लेकिन भारत ने इस मैच को कैसे खेला, मैं उस पर बात करूंगा और थोड़ा सा बात करूंगा इस पर कि टेस्ट क्रिकेट का जो हार T20 की वजह से हो रहा है, उसमें कितनी अच्छाई हुई है और कितनी खामियां आई हैं। तो मैं शुरुआत करता हूं भारत की पहली पारी से। पहले दिन का खेल बेकार हो गया बारिश की वजह से। दूसरे दिन जब खेल शुरू हुआ तो भारत ने एक ऐसी पिच पर जो पूरी तरह से नमी से भरी हुई थी, पिछले दिन लगभग पूरे दिन बारिश होती रही, उस पिच पर बैटिंग करने का फैसला किया। ये फैसला साहसिक था लेकिन मूर्खतापूर्ण था। एक कहावत है कि बहादुरी और बेवकूफी के बीच में एक बहुत महीन लाइन होती है, तो शायद उसी महीन लाइन को रोहित शर्मा पार कर गए। अब जब मैच शुरू हुआ तो न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों ने पिच की नमी का फायदा उठाया और भारत को केवल 46 रन पर ऑल आउट कर दिया। इस 46 रन में भी 33 रन केवल दो खिलाड़ियों ने मिलकर बनाए, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत ने। आपके 5 खिलाड़ी जीरो पर आउट हो गए और इन 5 में आपके 2 प्रमुख बल्लेबाज थे, विराट कोहली और सरफराज खान। 2 नहीं बल्कि 3 प्रमुख बल्लेबाज थे, विराट कोहली, सरफराज खान और केएल राहुल। बाकी के 2 रविंद्र जडेजा और आर अश्विन, उनसे आप बहुत अच्छी बैटिंग की उम्मीद नहीं करते हैं। हाँ, अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन वो अच्छी बैटिंग कोई 8-10 पारियों में से एक पारी में कर पाते हैं। आप उन्हें बल्लेबाज की तरह से ट्रीट करते भी नहीं हैं और ना वो बल्लेबाज हैं। आप उनको 7-8 नंबर पर उतारते हैं तो उसी तरह की वो बैटिंग भी करते हैं। इसके बाद उसी दिन जब भारत 46 पे 10 हुआ, उसी दिन जब न्यूजीलैंड बैट करने आया तो न्यूजीलैंड ने उसी पिच पर अच्छी बल्लेबाजी की और कुल मिलाकर तीसरे दिन के खेल खत्म होने से पहले, मतलब उनकी टीम के ऑल आउट होने से पहले, उन्होंने 402 रन का स्कोर किया। अब इस 402 रन के स्कोर में जो खास चीज रही वो आप देखिए कि एक तो उनका जो ओपनर था कॉनवे, उसने अच्छी खासी आक्रामकता के साथ बैटिंग की, सिर्फ 105 गेंदों पर 91 रन बना दिए। अगर ये वनडे होता तो ये ठीक ठाक माना जाता, T20 होता तो भी ठीक ठाक माना जाता, काम चलाऊ माना जाता, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में ये बहुत ही आक्रामक बैटिंग थी। उसका जो स्ट्राइक रेट था वो था 86.67। इसके बाद नंबर 4 पर उनकी तरफ से बैटिंग करने आए रचिन रविंद्र। रचिन रविंद्र का मैंने पूरा रिकॉर्ड उठा करके नहीं देखा है, लेकिन जब वो भारत में खेलने आए हैं, भारत में उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की है। तो रचिन रविंद्र ने 134 रन बनाए और आक्रामकता में यहां भी कोई कमी नहीं थी। उन्होंने केवल 157 गेंदों पर 134 रन बनाए, 13 चौके 4 छक्के लगाए और उनका भी स्ट्राइक रेट 85 प्लस था। इसके बाद उनके बाकी बैट्समैन बहुत ज्यादा नहीं चले। नीचे आप देखिए टिम साउदी, जो कि उनकी तरफ से नंबर 9 पर बैटिंग करने आए थे, उन्होंने 73 गेंदों में 65 रन बनाए। वो कोई बैट्समैन नहीं है, उनकी गिनती ऑलराउंडर्स में भी नहीं होती है, वो टिपिकल बॉलर हैं और वो आपके बॉलर्स को बुरी तरह से पीट कर चले गए। जबकि आप
एक वर्ल्ड क्लास अटैक माने जाते हैं। आपके पास 3 वर्ल्ड क्लास स्पिनर थे और 2 बहुत अच्छे पेसर, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। इन सब को वो आदमी लगभग 90 के स्ट्राइक रेट से पीट करके चला गया और उसने 73 गेंदों में 65 रन बनाए। कुल मिलाकर के भारत ने जो स्कोर 350 से नीचे हर हाल में रुकना चाहिए था, रुकना तो 300 के नीचे चाहिए था, उसको 402 तक जाने दिया। ये भारत के अटैक की बहुत बड़ी कमजोरी है और ये आज से नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगा हमेशा से रही है। कि कई बार ऐसा होता है कि ये टॉप ऑर्डर को और मिडिल ऑर्डर को तो निपटा देते हैं, लेकिन लोअर ऑर्डर में पता नहीं इनको क्या हो जाता है, ये अच्छा खासा स्कोर करवा देते हैं। इसके बाद भारत ने सेकेंड इनिंग में बैटिंग की। सेकेंड इनिंग में बैटिंग भारत की ठीक ठाक रही, ओपनिंग भी लगभग ठीक लग गई। यशस्वी जायसवाल ने 35 रन बनाए, रोहित शर्मा ने 52 रन बनाए। रोहित शर्मा ठीक ठाक स्ट्राइक रेट से भी खेले। ये टी20 का प्रभाव है, जिसकी मैं बात कर रहा था कि क्या अच्छाइयां हुई क्या बुराइयां हुई। तो ये टी20 का प्रभाव है कि अब टेस्ट क्रिकेट में भी बैट्समैन बहुत ज्यादा डिफेंड नहीं करते हैं, बल्कि अटैक ज्यादा करते हैं। इसके बाद विराट कोहली ने लगभग टिपिकल टेस्ट स्टाइल में बैटिंग की, थोड़े से आक्रामक रहे अपेक्षाकृत, और उन्होंने 102 गेंद में 70 रन बनाए, लगभग 69 के स्ट्राइक रेट से। इसके बाद 2 बल्लेबाजों ने बहुत अच्छी बैटिंग की, लंबी बैटिंग की। एक थे सरफराज खान और दूसरे थे ऋषभ पंत। ऋषभ पंत 1 रन से चूक गए अपना शतक बनाने में और सरफराज पूरे 150 रन बनाकर आउट हुए। और इन दोनों के आउट होने के बाद नीचे कोई बैट्समैन चला नहीं। न्यूजीलैंड की पारी अभी शुरू ही हुई थी कि बारिश और बैड लाइट के चलते मैच रोक दिया गया। तो न्यूजीलैंड ने अभी केवल 4 बॉल्स खेले हैं अपने सेकेंड इनिंग्स में। अब आज क्या होता है कि जब मैच शुरू होगा तब पता चलेगा। मैं बात करना चाह रहा हूं सरफराज और ऋषभ पंत की। ऊपर जो आउट हुए, हालांकि गलती देखा जाए तो सभी की है। सारे बैट्समैन अच्छी खासी बॉलें खेलने के बाद आउट हुए। कुछ आक्रामकता के चक्कर में आउट हुए और कुछ ठीक से डिफेंड न कर पाने के चक्कर में आउट हुए। यशस्वी जायसवाल 52 गेंदें खेल चुके थे। रोहित शर्मा 63 गेंदें खेल चुके थे। कैसे आउट हो गए, क्या हुआ, वो रोहित ज्यादा अच्छी तरीके से जानते होंगे। जब आप पहली पारी में 46 रन पर आउट हो गए हैं और सामने वाली टीम ने आपको 402 रन बना करके एक बड़ी पारी खेलने का मौका दिया है, या टीम की तरफ से आपकी जिम्मेदारी बनती है एक बड़ी पारी खेलने की, तो आप इस तरह से लापरवाह नहीं हो सकते। कोहली ने सधी हुई बैटिंग की, जिम्मेदारी से बैटिंग की, लेकिन वो तीसरे दिन की आखिरी गेंद पर आउट हो गए। सरफराज खान और ऋषभ पंत, इनकी बहुत तारीफ बनती है कि इन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की और अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। लेकिन एक इनका दोष भी है। दोष ये है कि जब आप बहुत देर तक बैटिंग कर चुके थे, दोनों प्लेयर्स को अगर मिला दें तो दोनों प्लेयर्स ने मिला करके लगभग 300 बॉल फेस की है, लगभग क्या एग्जैक्ट 300 बॉल फेस की है। 195 सरफराज ने और 105 ऋषभ ने। तो जब नया बॉल लिया गया था, हर खिलाड़ी जानता है कि जब नया बॉल लिया गया है तो पेसर्स बॉल डालेंगे और बॉल में कुछ मूवमेंट भी होगा। तो सरफराज और पंत की जिम्मेदारी ये बनती थी कि वो कम से कम 10-12 ओवर तक बिना आक्रामकता दिखाए एक ठीक ठाक बैटिंग का प्रयास करते, बॉल को थोड़ा पुराना करते, उसकी शाइन जाती, स्विंग थोड़ी सी खत्म होती, तो शायद जो नीचे नए बैट्समैन आते जिन्होंने एक भी बॉल फेस नहीं किया था, उनको उतनी दिक्कत नहीं होती। सरफराज नया बॉल आने के बाद जिस तरह से एकदम से आउट ऑफ फॉर्म नजर आने लगे, उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि बॉल कहां जा रही है और उनका बैट कहां जा रहा है। जब उन्होंने पहली ही बॉल खेली, 81वें ओवर की पहली बॉल, तो मुझे लगता है कि अगर उसमें बैट टच हो गया होता तो पहली बॉल पे ही आउट हो गए होते। जबरदस्ती बॉल को खदेड़ कर मारने की कोशिश एक ऐसे बैट्समैन के द्वारा जो लगभग 200 बॉल खेल चुका है, 150 पे के लगभग बैटिंग कर रहा है,
टेस्ट क्रिकेट में सिवाय बेवकूफी के कुछ नहीं कहा जा सकता, और यही हाल ऋषभ पंत का रहा। ऋषभ पंत सरफराज को तो समझाते रहे, लेकिन खुद एक ऐसी बॉल जो आउटस्विंग हो रही थी, विकेट के बहुत नजदीक थी, उस पर जबरदस्ती बैट बैट के आड़ा बैठे क्रॉस पैट से उन्होंने खेलने की कोशिश की और बॉल इनर एज लेकर के स्टंप में चली गई, जबकि बॉल उस तरह की थी जिसको आराम से डिफेंड लीव किया जा सकता था। लेकिन पता नहीं ऋषभ पंत को 90 पर पहुंचने के बाद क्या ऐसी जल्दी होती है कि उनकी आक्रामकता अपेक्षाकृत और बढ़ जाती है। मुझे लगता है कि जब आप कम से कम 95 प्लस में पहुंच जाते हैं तो टेस्ट क्रिकेट में आपको धैर्य से काम लेना चाहिए, जो ऋषभ ने नहीं दिखाया। बाकी इन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की, तारीफ उनकी बनती है, लेकिन जो उन्होंने गलतियां की उसके लिए उसकी आलोचना भी होनी चाहिए। अच्छे रन बनाए उसके लिए आप उन्हें तारीफ से वंचित नहीं कर सकते, लेकिन जो मूर्खता की उसके लिए आप उनकी आलोचना से भी नहीं बच सकते। इसके बाद एक बैट्समैन है केएल राहुल। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है पिछले बहुत लंबे समय से, आप केएल राहुल को टीम में रखना भी चाहते हो और उसे एक स्थायी बैटिंग ऑर्डर भी नहीं देना चाहते हो। आप कभी उससे ओपन कराते हो, कभी उसे वन डाउन भेजते हो, कभी उसे नंबर 5 पर भेजते हो, कभी नंबर 6 पर भेजते हो। तो भाई आप चाहते क्या हो? मुझे लगता है कि टेक्निक के मामले में विराट कोहली को अगर टीम से हटा दिया जाए तो केएल राहुल से बेटर टेक्निक पूरी टीम में किसी की नहीं है, पूरे 11 प्लेयर्स में। वो शुभमन गिल हो, रोहित शर्मा हो, सरफराज हो, या कोई भी और बैट्समैन हो, इवन यशस्वी यशस्वी जो कि बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, मतलब पिछले कुछ समय से, और उन्होंने बहुत अच्छे स्कोर किए हैं। लेकिन टेक्निक के मामले में जो उनका डिफेंस है, जो उनका अटैक है, जिस तरह से वो बॉल्स को बेहतर ढंग से समझ लेते हैं, वो दूसरे प्लेयर्स में नहीं है। या तो आपके पास राहुल को लेकर के कोई प्लानिंग नहीं है, उसका अच्छा खासा कैरियर हो चुका है, लंबे समय से टेस्ट क्रिकेट में खेल रहा है, और आपने उसको टेस्ट दिए हैं शायद 40 के आसपास, 40 से कुछ कम ही होंगे। आप उसे कभी टीम में रखते हैं, कभी बाहर कर देते हैं। कभी आप उसको अचानक बोलते हैं आप ओपन कर दीजिए, कभी आप बोलते हैं नहीं आप नंबर 3 पे खेलेंगे, कभी आपको बोलते हैं नंबर 5 पे खेलेंगे, कभी आप उसको नंबर 6 पे भेजते हैं। आखिर टेस्ट क्रिकेट को आपने मजाक क्यों बना के रखा है? रोहित शर्मा अच्छी ओपनिंग करते हैं, ठीक है, आक्रामक ओपनिंग करते हैं, आप उन्हें वीरेंद्र सहवाग का विकल्प मान सकते हैं। नंबर 3 पर आप शुभमन गिल को खिलाते हैं, नंबर 4 पर आप खिलाते हैं कोहली को, तो नंबर 5 पर आप उसे स्थायी क्यों नहीं कर देते राहुल को? आप ऋषभ पंत को नंबर 5 पर भेजते हैं। क्या ऋषभ पंत वास्तव में टेक्निकली उतना साउंड है कि उन्हें नंबर 5 पर भेजा जाए और उसके बाद आप केएल राहुल को भेजें? या तो आप केएल राहुल को टीम से बाहर कीजिए, और अगर आपने उसको टीम में रखा हुआ है तो कम से कम नंबर 5 पर तो उसको खिलाइए। वैसे तो उसका नंबर 3 बनता है, अगर आप उससे ओपनिंग नहीं कराना चाहते तो नंबर 3 उसका बनता है। नहीं नंबर 3 खिलाते तो कम से कम नंबर 5 तो खिलाइए आप। अब जब आप इस तरीके से उसको बार बार अलग अलग नंबर्स पर खिलाएंगे टेस्ट मैच में, कभी उसके ऊपर प्रेशर होता है कि आपके अचानक 4-5 विकेट गिर गए, 4 विकेट गिर गए तो वो नंबर 6 पर खेलने आता है। कभी ये होता है कि पहला विकेट जल्दी गिर गया, आपने उसको नंबर 3 पर भेज दिया तो उसे बॉल की शाइन उतारनी है। तो ऐसा नहीं कर सकते आप। टीम के बैटिंग ऑर्डर में टेस्ट क्रिकेट में स्थायित्व तो बहुत जरूरी होता है। अपवाद की बात अलग होती है कि कभी कभार वक्त की जरूरत है, मतलब ऐसा वक्त आ गया कि आपको जरूरत है ऊपर नीचे करने की, कोई ज्यादा आक्रामक बैट्समैन चाहिए। हालांकि आक्रामकता के मामले में केएल राहुल भी कमजोर नहीं पड़ते। ये तो एक हुआ मैटर। इसके अलावा एक दूसरी चीज देखिए कि भारतीय टीम ने पिछले 5 सालों में, 2024 लगभग एंड पे आ गया है, सन 2000 से, लेकिन आप पूरे 5 साल ले लीजिए, जनवरी 2000 से लेकर के अभी तक केवल 2 ऐसे मौके आए हैं जब 500 का स्कोर भारत ने पार किया है,
और वो भी दोनों बार भारत में किया है। एक बार श्रीलंका के सामने मोहाली में 2022 में, मैं शायद पिछले पीछे 2000 बोले, 2000 नहीं 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, 2020 से लेकर के 2024 तक 5 साल। तो 2020 के बाद से एक बार 2022 में और एक बार 2023 में। 2023 में ऑस्ट्रेलिया के सामने किया था, 571 रन बनाए थे अहमदाबाद में, और 2022 में 574 रन बनाए थे श्रीलंका के अगेंस्ट मोहाली में। इन दो मौकों को छोड़ दो तो एक इनिंग्स में भारतीय टीम ने 500 प्लस का स्कोर खड़ा नहीं किया। कल भारत को आवश्यकता थी कम से कम 600 रन बनाने की। 600 प्लस हो जाते तो ज्यादा अच्छे थे, लेकिन 600 रन बनाने की आवश्यकता थी कि आप एक तरफ उनके 402 माइनस कर देते और इधर आपके पास लगभग 250 रन का स्कोर होता तो आपके बॉलर कुछ अटैक कर सकते हैं। अभी परिणाम क्या होगा वो मुझे पता नहीं है। हो सकता है कि भारत बहुत अच्छी बॉलिंग कर जाए और इस मैच को जीत ले, लेकिन संभावना बहुत कम लग रही है। तो एक तो आप लंबे स्कोर आपने करना बंद कर रखा है। बंद कर रखा का मतलब है कि आप कर ही नहीं पा रहे हैं। आप 270, 280, 300, 350 कुल मिला के 400 के अंदर ज्यादातर आप आउट हो रहे हैं। कुछ ही इनिंग्स होंगी जिनमें आप 400 पार किए। आपने अभी पिछले 2 टेस्ट बांग्लादेश के अगेंस्ट जीते। वो एक अलग बात है कि बांग्लादेश पाकिस्तान को हरा करके आया था, लेकिन बांग्लादेश वो उस स्तर की टीम नहीं है, ये सबको पता है। न्यूजीलैंड से जब आप खेल रहे हैं तो आपके पास बैटिंग में बहुत अच्छा डिफेंस भी होना चाहिए और बहुत अच्छा अटैक भी होना चाहिए, और बॉलिंग में भी आपका अटैक इस तरह का हो कि वो न्यूजीलैंड के बॉलर्स को, बैट्समैन को कम से कम पहले और दूसरे दिन की बैटिंग में रोक सकें, क्योंकि उस समय पिच बहुत स्पिन नहीं ले रही होती है। अगर आपके जसप्रीत बुमराह और सिराज जैसे बॉलर उनके विकेट नहीं निकाल सकते हैं तो फिर आपके अटैक का कोई मतलब नहीं है। तो 2-3 बातें हो गई। एक तो आपको अटैक बहुत अच्छे से अलग अलग बैट्समैन को टारगेट करके करना पड़ेगा। दूसरा, आपको थोड़े लंबे स्कोर्स करने पड़ेंगे। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप हर इनिंग्स में 500 के आसपास रन करें। जब आप इस तरह की कोशिश करेंगे तो आपको मैच जीतने का मौका ज्यादा मिलेगा। और जो बाकी पहले मैच की मैंने बात की, अब एक चीज और ध्यान देने की है कि भारतीय टीम में जो बैट्समैन अभी खेल रहे हैं उनमें से, चूंकि यशस्वी जायसवाल का करियर बहुत छोटा है तो अभी उनको छोड़ दीजिए, तो यशस्वी जायसवाल को छोड़ करके किसी भी बैट्समैन का जो आप टॉप 6 खिला रहे हैं, किसी भी बैट्समैन का करियर एवरेज 45 रन या उसके ऊपर का नहीं है। यहां तक कि विराट कोहली का भी। विराट कोहली तो बहुत लंबा समय हो गया उनको टेस्ट क्रिकेट खेलते, अच्छा खासा उनका स्कोर है, अच्छी खासी सेंचुरीज हैं, सारा कुछ है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनका एवरेज 50 के नीचे होना, ये कम से कम भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी चीज नहीं। एवरेज आपका लगभग 45 के आसपास होना चाहिए, और ज्यादा अच्छा तो ये हो कि आपका 45 प्लस का होना चाहिए। जब आपके 6 में से कम 4 बैट्समैन इस कैटेगरी के होंगे जिनका करियर एवरेज जो है वो टेस्ट क्रिकेट में 45 या 45 प्लस का होगा, तब आपके रन बनेंगे 400 से ऊपर। ऐसे ही नहीं बन जाते। जहां तक बात आप ऑलराउंडर्स की करते हैं तो आपने 2 ऑलराउंडर अपनी टीम में रखे हुए हैं जिन्हें आप ऑलराउंडर कम बॉलर ज्यादा मानते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो ऑलराउंड उसी तरीके की बैटिंग भी करते हैं। कोई 8-10 इनिंग्स में एक आध अच्छी इनिंग वो खेल जाते हैं, और मुझे लगता है यही उनकी जिम्मेदारी, चूंकि वो आपके प्राइम बॉलर भी हैं। तो उनसे आप हर इनिंग में ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते। हाँ, कोई एक इनिंग ऐसी आएगी 4-6-10 इनिंग्स के बीच में जहां वो बहुत अच्छी बैटिंग कर जाएंगे, 70-80 रन बना जाएंगे, हो सकता है सेंचुरी भी बना जाए, लेकिन इस तरीके के जो चमत्कार हैं उनकी उम्मीद आप बार बार नहीं कर सकते। आपके अगर 6 बैट्समैन आउट हो गए तो फिर आप ये मान के चलिए कि आप बाकी के बैट्समैन आपके 25-30 रन के अंदर निपट जाते रहे हैं, और वो निपटेंगे। आप किसी 10 इनिंग में एक या 7-8 इनिंग में एक इनिंग्स आप सोच सकते हैं कि वो ऐसी हो जिसमें कि
उन नीचे के 2-3 बैट्समैन में कोई बड़ा स्कोर कर जाए। तो मुझे लगता है कि भारत को टेस्ट क्रिकेट में जो वो टी20 वाला फ्लेवर लेकर के आए हैं, उससे जो 2 समस्याएं पैदा हुई हैं। एक तो जो टीम लंबे स्कोर नहीं बना पा रही है, और दूसरा ये कि जो एवरेज है बैट्समैन का, वो 45 को टच नहीं कर पा रहा है। इसमें सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है। बाकी टेस्ट क्रिकेट में रिजल्ट बहुत ज्यादा आने लगे हैं। पहले रिजल्ट नहीं आया करते थे, नीरस हुआ करता था, तो वो अच्छाई भी आई है। अब टेस्ट क्रिकेट थोड़ा आक्रामक देखने को मिलता है। एक दिन में 300 350 रन बन जाते हैं, कई बार 400 भी बना लेते हैं, तो वो भी एक अच्छी चीज हुई है। लेकिन कुछ कमजोरियां भी आई हैं, उसमें भी सुधार की जरूरत है। आज की चर्चा में इतना ही। किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।